लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टार्ट किया था और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी थी जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ कैलकुलेट करना था या फिर इंड्यूस्ड करंट निकालना था। तो इंड्यूस्ड करंट जो है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस से निकाल सकते हैं। ये दो क्वेश्चन और इसमें करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें पहले वाले क्वेश्चन में क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3A रीजन में दिया हुआ है और इस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं बी के इक्वल है और एक स्क्वायर लूप को हम लोग कांस्टेंट वेलोसिटी से v की वैल्यू सपोज कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी से हम इसके थ्रू ले जा रहे हैं। जब हम इसको एक साइड से दूसरी साइड ले जाएंगे, क्रॉस करेंगे इस पूरे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इस बीच में जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसका हमें टाइम के साथ कर्व ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किया होगा आप लोगों ने, क्यों भाई? तो इसमें हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि मान लेते हैं कि जब ये लूप लेट्स से टी टाइम में ये लूप वीटी डिस्टेंस अंदर चला जाएगा, तो ये बताओ कि कितना एरिया होगा जिसमें से फ्लक्स पास हो रहा है। हम ये एरिया लिख सकते हैं ना, तो इस एरिया की वैल्यू और फ्लक्स की वैल्यू लिखेंगे अगर, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे मैग्नेटिक फील्ड इंटू इसका एरिया, और एरिया लिखेंगे अगर तो ये वी टी इंटू ए बन जाएगा। और हमको चाहिए रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स यानी कि डी फाई अपॉन डी टी, तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू बी वी ए आ जाएगी विच इज अ कांस्टेंट। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड आएगा, ग्राफ देखो ध्यान से, ईएमएफ इंड्यूस्ड वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होगा उसमें ये ईएमएफ कांस्टेंट आएगा। बताओगे कौन से टाइम तक होगा, ये टाइम की वैल्यू क्या होगी? ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू बीवीए आई है, टाइम कौन सा होगा? ये वाला, ये वो टाइम होगा जितना टाइम इस लूप को, ठीक है ना, यहां से इस पोजीशन से इस पोजीशन में आने में लगेगा, यानी कंप्लीटली इनसाइड। तो ए डिस्टेंस है, तो ए डिस्टेंस अगर हम वी स्पीड से कवर करते हैं तो ये वाला टाइम जो है ये ए अपॉन वी हो जाएगा। लेकिन इसके बाद ध्यान रखना कि इसके बाद कुछ मूवमेंट्स ऐसे भी होंगे जब ये लूप कंप्लीटली इनसाइड होगा मैग्नेटिक फील्ड के। तो अगर कंप्लीटली इनसाइड है तो इस केस में फ्लक्स की कोई भी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, यानी कि ये लूप जब तक इस पोजीशन पे नहीं आ जाता, निकलने वाली पोजीशन पे, तब तक इसका जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इसका मतलब है फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा तो उसका जो ईएमएफ है वो जीरो रहेगा। तो ये ईएमएफ की वैल्यू जीरो रहेगी कौन से टाइम तक? तो ये 3A अपॉन वी टाइम तक जीरो रहेगा और उसके बाद फिर से ये ईएमएफ की वैल्यू बी ए वी हो जाएगी। लेकिन इस बार मैं उसका डायरेक्शन चेंज कर दे रहा हूं, क्योंकि अगर पहली बार क्लॉकवाइज करंट फ्लो हुई होगी तो अगली बार एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्योंकि जब ये एंटर हो रहा होगा तो इसमें फ्लक्स इंक्रीजिंग है, ध्यान से देखो, और जब ये एग्जिट हो रहा होगा, बाहर निकल रहा होगा, सिचुएशन वैसी ही रहेगी। जिस तरह से फ्लक्स पहले इंक्रीज हुआ है, बाद में उसी फंक्शन के हिसाब से ये फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो डिक्रीज है इसलिए मैंने नीचे प्लॉट किया है। देखो ये कर लिया था ये वाला, और ये टाइम हो जाएगा 4A अपॉन बी। बोलिए इसमें कोई डाउट है तो? ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ये एक सेमी सर्कुलर लूप है और ये पॉइंट ओ ओ डैश, मतलब इस पॉइंट के अबाउट हम इसको रोटेट कर रहे हैं अपने ही प्लेन में, इसके अपने ही प्लेन में। तो क्या होगा कि जैसे जैसे ये अंदर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या लगता है क्या ये फ्लक्स जो है इतने पोर्शन में फ्लक्स इंक्रीज होने लगेगा, और फ्लक्स इंक्रीज होगा तो कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो वो इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे निकालेंगे? देखो वैसे ही प्रोसेस वैसे ही है, हम इसको एक जनरल टाइम पे कंसीडर कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये यहाँ पे आ गया है, तो ये वो एरिया होगा जिससे फ्लक्स पास हो रहा है। तो अगर हम ये वाला एंगल निकालें थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा टी, और फ्लक्स अगर निकालें फ्लक्स की वैल्यू, तो फ्लक्स हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया, तो एरिया की वैल्यू बनेगी ये एंगल ओमेगा टी। क्यों भाई?
ऐसे बोल सकते हैं कि ओमेगा टी, आर्क का एरिया कैसे निकालेंगे, आर्क वाले सेगमेंट का, तो जैसे कंप्लीट सर्कल का पाई आर स्क्वायर है, तो अगर हमें ओमेगा टी का चाहिए तो सीधे सीधे ऐसे भी लिख सकते हैं, इनटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई, तो ये आ जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर टी एंड बाई 2। देखो, तो अगर हमें ईएमएफ इंड्यूस चाहिए तो ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी डी फाई अपॉन डी टी, तो ये बन जाएगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना। अगेन इसके लिए भी अगर हम ग्राफ बनाएं, तो ये जो ईएमएफ है ये निकल के आया बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। टाइम बताओगे कौन सा टाइम होगा ये, टाइम कितना होगा ये, तो देखो जितनी देर में ये लूप जो है पूरा का पूरा इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, यानी कि जो सिचुएशन स्टार्टिंग में दी हुई है वहां से लेके ये वाली सिचुएशन तक, तो ये कितना एंगल घूमेगा, ये पाई एंगल घूमेगा, और ओमेगा से घूम रहा है तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम हो जाएगा पाई बाई ओमेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही वो कंप्लीटली इनसाइड होगा, यानी ये वाली सिचुएशन, ठीक इस सिचुएशन के बाद फिर वो बाहर भी निकलना शुरू कर देगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा जब वो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मतलब जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहे, पहले इंक्रीजिंग रहा है कुछ टाइम तक और उस पर्टिकुलर मूवमेंट के बाद फिर डिक्रीजिंग होने लगेगा। तो जितना फ्लक्स पहले इंक्रीजिंग था बाद में उतना ही डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो इसी ईएमएफ को मैंने नीचे बना दिया है, तो ये हो जाएगा माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर बाई 2। और तुम देखो तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह से चलता जाएगा, तो एक तरह से ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। ये वाला पॉइंट हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, फिर ये पॉइंट हो जाएगा 3 पाई बाई ओमेगा, और इसी तरह से आगे चलता जाएगा। देखिए इन दोनों प्रॉब्लम्स में कोई डाउट है तो बताओ। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट सीखा है इस चैप्टर में, दैट इज फैराडेज लॉ। फैराडे लॉ सिंपली सेज कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स इज चेंजिंग विद टाइम, देन देयर मस्ट बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फिर से एक बार देख लीजिए, पूछा डाउट। देखो ये सिचुएशन है इस लूप की इनिशियली t इक्वल टू 0 पे, तो मैंने कहा कि थोड़ी सी देर के बाद यानी t इक्वल टू टी पे, तो मान लिया t इक्वल टू टी पे ये लूप यहाँ पहुंच गया है, ये लूप डिस्टेंस कितनी कवर कर लेगा, अगर v स्पीड से अंदर की तरफ जा रहा है तो vt अंदर जाएगा, तो हमें चाहिए कि ये वाला जो एरिया है ये एरिया कितना है, क्योंकि फ्लक्स इतने ही एरिया से पास हो रहा है, तो ये डिस्टेंस हो गई vt और लेंथ हो गया a, तो एरिया बन जाएगा vt इंटू a, और फ्लक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ गया ईएमएफ की वैल्यू। तो ये ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, कब तक कांस्टेंट रहेगी, जब तक ये लूप कंप्लीटली इनसाइड नहीं हो जाता, यानी इस पोजीशन में, तो इस पोजीशन में आने में जो टाइम लगेगा वो a अपॉन वी टाइम लगेगा। फिर ये ईएमएफ जीरो रहेगा, कब तक जीरो रहेगा, जब तक वो इस पोजीशन से इस पोजीशन में नहीं आ जाता, क्योंकि यहां से लेके यहां तक की पोजीशन में ईएमएफ जीरो रहेगा, कोई भी फ्लक्स में चेंज नहीं आएगा यहां से लेकर यहां तक, तो ये ड्यूरेशन ये वाली हो गई। और फिर उसी तरह से बाहर निकलेगा, तो बाहर निकलेगा तो ईएमएफ को मैंने नेगेटिव में बना दिया है, बस ये फर्क किया है, क्योंकि पहले फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो बाद में फ्लक्स डिक्रीजिंग है। फ्लक्स देखो, फ्लक्स तीन तरह से चेंज हो सकता है, या तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, ठीक है, या फिर कॉइल का एरिया टाइम टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जैसे इन दोनों एग्जांपल कॉइल एरिया चेंज होने के थे और या फिर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल चेंज हो रहा हो, यानी हम कॉइल को घुमा रहे हो, सपोज डायमीटर के अबाउट हम किसी कॉइल को घुमा रहे हैं तो उसमें एंगल चेंज होगा, तो वहां भी फ्लक्स चेंज आएगा। तीन में से कोई भी एक प्रोसेस है अगर, तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। बोलिए। क्लियर है दोनों। कुछ एक दो क्वेश्चंस और करेंगे पहले आगे बढ़ने से पहले। देखो देखिए क्वेश्चन है तो आपके सामने, ये इसमें वायर में करंट आई है, ठीक है ना,
और ये जो लूप है इस लूप का विड्थ a है, और इस वक्त ये लूप यहां से x डिस्टेंस पे है, और इस लूप को हम कांस्टेंट वेलोसिटी v से ले जा रहे हैं, इस वायर से दूर ले जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बताएगा कोई कि ये कौन सा केस बनेगा हमारा, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, एरिया ऑफ लूप चेंज हो रहा है, या एंगल बिटवीन एरिया एंड लूप चेंज हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इसमें चेंज हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हम लूप को दूर ले जाएंगे ना, तो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड रिड्यूस होता जा रहा है। करो पहले, ट्राई करिए आप लोग। देखो इस केस में एक चीज का ध्यान रहे कि ये जो x है ना, ये ऑलरेडी एक वैल्यू दी हुई है मैं क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट लेने के लिए कोई और वेरिएबल चूज कर लेते हैं। तो लेट अस अज्यूम यहां से हम y डिस्टेंस पे अगर dy थिकनेस का एक एलिमेंट लें, ठीक है, और हमें निकालना है इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स। ठीक है, तो इस एलिमेंट से पास होने वाला फ्लक्स डी फाई अगर लिखेंगे तो हो जाएगा b इंटू डी ए। अच्छा, b की वैल्यू बनेगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई वाई मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया, एरिया उसका हो जाएगा a इंटू डी वाई। तो अगर हम यहां से फ्लक्स कैलकुलेट करें तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटीग्रल डी वाई अपॉन वाई, और y की लिमिट्स पड़ेंगी x से लेके x प्लस ए तक। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई इंटू एल एन ऑफ x प्लस ए अपॉन x। बताओ यहां तक पहले तो क्लियर है? अब हमें इस फाई का रेट ऑफ चेंज चाहिए, वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। तो डी फाई अपॉन डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो म्यू नॉट आई ए अपॉन 2 पाई। ठीक है, एल एन के अंदर है तो इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा? तो एक तो हो जाएगा ये 1 अपॉन बनेगा, तो 1 अपॉन करेंगे तो आएगा x अपॉन एक्स प्लस ए, और उसको अंदर 1 प्लस ए बाई एक्स ले लेते हैं। तो 1 प्लस ए बाई एक्स का करेंगे तो ये आएगा 0 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो आएगा dx अपॉन dt। तो अगर एक माइनस शुरू से लगा दें तो वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे dx अपॉन dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं? dx अपॉन dt की जगह हम लोग v लिख सकते हैं। तो देख लो फाइनली क्या आंसर आ रहा है। ई इंड्यूस की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 पाई। ठीक है, और नीचे और क्या आ रहा है? नीचे आएगा x इंटू एक्स प्लस ए, और ऊपर आ रहा है v। देखिए आ रहा है ये आंसर। देखो ध्यान से, बताओ क्लियर है या नहीं? यस सर। और देखो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें ये n टर्न्स का ये स्पाइरल गिवन है, और मैग्नेटिक फील्ड इसी के साथ दिया हुआ है बी नॉट
साइन ओमेगा टी। तो अब इसमें होगा क्या ना, इसमें ऐसे समझो कि जो स्पाइरल की अलग अलग कॉइल्स हैं, इन हर एक कॉइल में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और हमें अल्टीमेटली वो सारा ईएमएफ ऐड कर देना है, क्योंकि वो कॉइल तो एक तरह से देखा जाए तो सारी सीरीज में ही आ रही हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, हमें किसी एक एलिमेंट्री कॉइल से चेक करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पे हम लोग एक dx विड्थ का एक एलिमेंट लेते हैं पहले तो। ठीक है, और ये एलिमेंट भी एक तरह से कॉइल्स निकल के आएंगी, जरूरी नहीं है एक कॉइल हो, मल्टीपल कॉइल्स हो सकती हैं। तो x डिस्टेंस पे ये dx विड्थ का कॉइल हो गई, और इसके अंदर कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, तो वो निकालने के लिए हम लोग ये काम कर सकते हैं क्या, n अपॉन इसका रेडियस a दिया हुआ है, a कर दें और इंटू dx कर दें। ये स्टेप क्लियर है? मतलब इस डिफरेंशियल विड्थ में कितने कॉइल्स आ गए, तो इस डिफरेंशियल विड्थ में dn नंबर ऑफ कॉइल्स हैं। अब इन dn नंबर ऑफ कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कितना लिखेंगे, तो वो फ्लक्स लिखेंगे dn नंबर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से देखना, इंटू पाई एक्स स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमें फ्लक्स निकालने के लिए जो एरिया चाहिए वो ये पूरा वाला एरिया होगा। ऐसे समझ लो कि हमें इस कॉइल से कितना फ्लक्स पास हो रहा है वो लिखना है, तो इस कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स इस एरिया पे डिपेंड करेगा। तो हम लोगों ने पाई एक्स स्क्वायर किया है। ठीक है, रख दो इसमें, अब इसको इंटीग्रेट करके फाई निकालो, तो ये आएगा b इंटू पाई एन अपॉन ए और एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ध्यान रखना जब इंटीग्रेट करेंगे तो b जो है वो यूनिफॉर्म है। देखो b जो है वो अनस्टेडी है, अनस्टेडी का मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, बट स्पेस में हर जगह यूनिफॉर्म है। तो x के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन में वो बाहर आ जाएगा, और x की लिमिट्स हम लोग 0 से लेके a तक इंटीग्रेट करेंगे, तो देखो फाई कितना मिलेगा, तो फाई आएगा b पाई n, और ये a क्यूब है, a स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3, और अगर हम b की वैल्यू रख दें तो ये हो जाएगा b नॉट पाई n a स्क्वायर अपॉन 3 और इंटू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। और ईएमएफ चाहिए होगा तो क्या करना है, ईएमएफ के लिए डी फाई अपॉन डी टी करना है। ठीक है ना, तो ये बी नॉट पाई एन ए स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3 और कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो हमें जो निकालना था वो ये वैल्यू थी, दिस इज ई नॉट। इसको हम लोग बोल रहे हैं एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, एम्पलीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। बताइए, कर लिया था क्या आपने आप? नो जो डाउट था क्लियर है अभी? यस सर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए, इसमें देखना जो आंसर इसमें आना चाहिए, आई इक्वल टू है मेरे पास ओमेगा बी नॉट ए माइनस बी अपॉन 4 टाइम्स रो।
देखो इस केस में केवल एक बात का छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट बस ये है कि जैसे ये लूप तो देखा जाए एक ही है, लूप तो एक ही है, लेकिन इसका शेप कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि इन दोनों लूप्स में जो फ्लक्स का डायरेक्शन है वो अलग अलग हो जाएगा। मतलब है क्या, जैसे एरिया वेक्टर तो हम दोनों का मान लो बाहर की तरफ ले लेते हैं, ठीक है, दोनों में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेंगे तो लेट से दोनों का जो फ्लक्स का है, दोनों में फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, तो उस पॉजिटिव फ्लक्स के हिसाब से जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन भी सामने से देखने पे सेम होगा। लेकिन जब हम लूप रूल की तरह पूरे लूप में लिखेंगे तो वो दोनों लूप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो ईएमएफ एक तरह से कैंसिल आउट हो जाएंगे। बस ये है, कैंसिल का मतलब एक में से एक सब्ट्रैक्ट होगा। अगर ये ए और बी सेम साइज के होते तो हम डायरेक्टली बोल सकते थे कि इस केस में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स की वैल्यू अगर हम लोग लिखें नेट फ्लक्स, तो फ्लक्स की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। तो एरिया में हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड अगर लिखें तो ये हो जाएगा बी नॉट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। तो यहाँ से ईएमएफ इंड्यूस की वैल्यू डी फाई बाई डी टी अगर करेंगे तो चाहे तो फ्लक्स में सब्ट्रैक्ट कर दो या ईएमएफ निकाल के ईएमएफ सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट होंगे बस ये है। तो ये आ जाएगा बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड कॉस ओमेगा टी। तो ये तो ईएमएफ इंड्यूस हो गया, और करंट निकालने के लिए हमें रेजिस्टेंस से डिवाइड करना होगा। तो रेजिस्टेंस कितना बनेगा इसका, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर लिखेंगे बी नॉट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। रेजिस्टेंस के लिए हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो टोटल लेंथ हो जाएगी 4a प्लस 4b और टाइम्स रो हो जाएगी। तो देख लो ये सिंप्लीफाई होके जो आंसर दिया है बचता है बी नॉट ओमेगा ए माइनस बी अपॉन 4 रो एंड कॉस ओमेगा टी, ठीक है ना। तो एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया ये वैल्यू हो गई आई नॉट, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, इस चैप्टर में अगला जो एक लॉ हमको स्टडी करना है छोटा सा ही है। नेक्स्ट नेक्स्ट हेडिंग पड़ेगा लेंस लॉ। लेंज लॉ जो है वो अब देखो जो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसमें फैराडे ने तो सिंपली यही बोला कि जो भी इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्लोज लूप में दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द लूप। अच्छा, लेंज ने जो है उस ईएमएफ इंड्यूस के डायरेक्शन पे कमेंट किया कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है या जो करंट इंड्यूस हो रही है उसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, क्लॉकवाइज करंट होगी या एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी। तो देखा जाए तो लेंज लॉ का जो एप्लीकेशन है, लेंज लॉ और फैराडे लॉ एक साथ हम दोनों कंबाइन कर देंगे तब हमारा वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया है ईएमएफ इंड्यूस का, या ऐसे बोला जाए कि जो फैराडे लॉ में माइनस साइन है ई इंड्यूस इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, तो माइनस का क्या सिग्निफिकेंस है वो भी हमें इसी लेंज लॉ में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और लेंज लॉ इस पर्टिकुलर कंटेस्ट में बोला जाए इट इज नथिंग बट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं फिर समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे व्हेन व्हेन अ क्लोज्ड लूप या ऐसे लिखना चाहिए व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स when magnetic flux linked with a closed loop is time varying, there is an induced EMF, there is an induced EMF developed.
according to Lenz law, according to Lenz law, the EMF is induced such that it always opposes the change in magnetic flux. It always opposes the change in magnetic flux. देखा जाए तो बस इतना सही स्टेटमेंट है इसका। कहने का मतलब है कि वो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ जिस वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, वजह क्या है? वजह है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। तो वो ईएमएफ जब इंड्यूस होगा या वो इंड्यूस करंट जब आएगी तो उसका डायरेक्शन, उस इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स के जो चेंज है उसको हमेशा अपोज करेगा। दिस इज कॉल्ड लेंज लॉ। अब इसका मतलब समझते हैं कि अपोज करेगा, तो ये बात कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से कैसे रिलेट होती है, ठीक है ना। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक। और एग्जांपल में हम लोग एक कॉइल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, और सपोज हम एक मैग्नेट को इस कॉइल के पास ले जा रहे हैं, मोशन करा रहे हैं सिंपली। और मोशन कराते समय हम लोगों ने इसका जो मैग्नेट का नॉर्थ पोल है वो कॉइल की तरफ फेसिंग है, ठीक है। तो जब हम मैग्नेट को पास ले जाएंगे, ड्यूरिंग दैट पीरियड इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, और अगर ये कॉइल क्लोज्ड कंडक्टिंग लूप हुई तो उसके अंदर करंट भी इंड्यूस होगा। अब ध्यान से समझना, जब इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट आएगा तो क्या ये कॉइल भी अपने आप में एक मैग्नेट बनेगा? भाई कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल इज इटसेल्फ अ मैग्नेटिक डाइपोल, तो वो भी एक तरह से मैग्नेट बनेगा, यानी कि उस मैग्नेट का भी अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो समझना ध्यान से, एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का है। लेट्स से इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैं बनाऊं तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो इस मैग्नेट का है। जब हम इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं तो ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द लूप इंक्रीज हो रही हैं, और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा जब इस कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड करंट आएगा। तो लेंज लॉ सिंपली सेज कि उस कॉइल के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन हमेशा इस तरह से होगा कि वो उस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम इस मैग्नेट को पास ले जा रहे हैं, यानी कि कोई एक्सटर्नल एजेंट है जो इसको पीछे से धक्का दे रहा होगा, ऐसे समझो। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये हुआ कि एक्सटर्नल एजेंट धक्का दे रहा है, यानी कि वर्क हो रहा है एक्सटर्नल, मैकेनिकल वर्क हो रहा है, और वो मैकेनिकल वर्क कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ध्यान से देखो, तो पहले तो उस कॉइल में कोई करंट है नहीं, यानी एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कन्वर्जन तो हो ही रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एक्सटर्नल वर्क हैज टू बी पॉजिटिव, मतलब एक्सटर्नल वर्क किसी भी सूरत में निगेटिव नहीं हो सकता है। यानी जब हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो इस कॉइल का बिहेवियर कुछ इस तरह से होना चाहिए कि इस कॉइल में भी इस तरफ से देखने पे एक नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा हो, क्योंकि अगर नॉर्थ पोल डेवलप हो रहा होगा इधर से देखने पे तो वो इस एक्सटर्नल मैग्नेट को अपोज करेगा, और एक्सटर्नल एजेंट को आगे ले जाने के लिए पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। तो एक्सटर्नल वर्क जब पॉजिटिव होगा तभी एनर्जी कन्वर्ट होगी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी रिलेट हो गया कि W एक्सटर्नल पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव W एक्सटर्नल जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, मतलब अगर ये लॉ वैलिड नहीं होता, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होता, तो अगर ये N की बजाय S होता तो इसका मतलब ये होता कि हमने मैग्नेट को थोड़ा सा धक्का दिया शुरू में, बाद में तो उसने S बना ही दिया है, तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट कर लेता, यानी कि मैग्नेट भी अपने आप जल रहा होता और उसके अंदर करंट भी अपने आप इंड्यूस हो गया होता। तो दिस इज वायलेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी आ कहां से रही है? तो कहीं वर्क डन होना चाहिए और वो वर्क डन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना चाहिए, ठीक है, बोलो। तो यहां से हमको इस करंट का डायरेक्शन मिल गया, ध्यान से देखो। तो इस कॉइल के अंदर
जो इंड्यूस्ड करंट आएगा उसका डायरेक्शन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। देखो, मतलब मैग्नेट का अगर नॉर्थ पोल आगे ले जा रहे हैं तो वो सामने से नॉर्थ जनरेट कर रहा है। दूसरा एक डायग्राम अगर बनाए सिमिलरली, सपोज सपोज अब हम इस मैग्नेट को अगर सपोज इधर S है और इधर N है, तो अगर इधर S है तो ध्यान से देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से होंगी, ठीक है। और इस मैग्नेट को अगर हम दूर ले जा रहे हो, क्योंकि हर सिचुएशन में ये लॉ वैलिड है, तो अगर हम इसको दूर ले जा रहे हैं यानी F एक्सटर्नल इधर की तरफ लग रहा है, इसका मोशन इस तरफ हो रहा है मैग्नेट का, तो बताओगे कि वो सामने कौन सा पोल जनरेट करना चाहिए? नॉर्थ जनरेट होना चाहिए यहां पे भी, क्योंकि अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो वो दूर ले जाने का अपोज करेगा। तो दूर ले जाने का अपोज कैसे कर सकता है? जब वो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में भी तुम देखो तो इधर नॉर्थ जनरेट होगा। अल्टीमेटली जो भी चेंज है दैट चेंज इज ऑलवेज अपोज्ड। तो वो जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्लियर है, नोट कर लो। नीचे ये बात लिख देंगे, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट मस्ट बी पॉजिटिव and it is converted into electrical energy of the loop, ठीक है। और नीचे ये भी लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ induced current is always such that it opposes the motion of magnet. It always opposes the motion of magnet. It always opposes the motion of magnet. सर अगर वो लूप मैग्नेट के बीच में होता और फिर हम मैग्नेट को मूव करें तो उस एक इंस्टेंट के लिए 0 ईएमएफ होता। अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है, अभी मैं उस बात पे आ रहा हूं तो तुम उसको भी निकाल पाओगे। देखो ये तो मैंने समझाया तुमको मैग्नेट के बेसिस पे, बट ऐसा तो नहीं है कि सारे एग्जांपल में मैग्नेट होगा ही होगा, मैग्नेट का मोशन ही होगा, क्योंकि 3 एक्सपेरिमेंट में से 2 में ही मोशन है, थर्ड वाले में कोई भी मोशन नहीं है। तो इसको हम लोग इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन से समझेंगे, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब तुम ऐसे देखो, मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ध्यान से देखना जरा, और जब हम इस मैग्नेट को पास ले जाएंगे तो क्या कहोगे? व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द लूप, आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू द लूप, क्योंकि इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए गोइंग इनटू है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस गोइंग इनटू लूप ध्यान से देखो तो दे आर इंक्रीजिंग इन नंबर। तो लूप अपना मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से बनाएगा कि लूप की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस इंक्रीजिंग नंबर को अपोज कर पाए। तो अपोज तब कर पाएगा जब लूप का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ हो, यानी लेफ्ट साइड में। अब तुम सोचो राइट हैंड रूल लगा के कि लूप का मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट साइड में कैसे हो सकता है, जब लूप में करंट का डायरेक्शन कैसा हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज?
अगर ऑब्जर्वर साइड से देख रहे हैं तो ऑब्जर्वर साइड अच्छा। से देखोगे, अगर बाहर की तरफ चाहते हो फील्ड लाइन, तो उसमें लूप में करंट कैसा होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो तुम देखो वहां से भी तुमको पता चल जाएगा कि करंट एंटी क्लॉकवाइज है। फील्ड लाइंस अगर इंक्रीज हो रही हैं तो वो इंक्रीज का अपोज करेगा, फील्ड लाइंस अगर डिक्रीज हो रही हैं, जैसे ये दूसरा वाला एग्जांपल है, जब हम इस मैग्नेट को दूर ले जा रहे हैं तो इस ऑब्जर्वर के हिसाब से व्हाट अबाउट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट, आर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग। तो वो चाहेगा कि सेम डायरेक्शन में डिक्रीज होने से बचाया जाए, यानी थोड़ा बढ़ाया जाए। तो बढ़ाने के लिए सेम डायरेक्शन में फील्ड इंड्यूस करेगा। तो तुम ध्यान से देखो, उसका इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड सपोर्ट हो रहा है। यहां पे क्योंकि बढ़ रहा था तो उसका इंड्यूस्ड फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड अपोज था। तो अगर इंक्रीजिंग नंबर होगा तो वो डिक्रीज करने की कोशिश करेगा अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस करके, और अगर डिक्रीजिंग फ्लक्स होगा तो उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेगा इन दी सेम डायरेक्शन फ्लक्स जनरेट करके। तो ये मतलब हुआ अपोज का। ठीक है ना? तो नीचे लिख देंगे कि इट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड on the basis of magnetic flux linked with the coil. Linked with the coil. The induced current is such that it opposes the change in magnetic flux. It opposes the change in magnetic flux. तो नीचे लिखेंगे if B external is decreasing, B external is decreasing, यानी कि जो फ्लक्स है वो डिक्रीजिंग है, तो हम नीचे लिख सकते हैं कि कॉइल प्रोड्यूसेस बी इंड्यूस्ड such that B induced is parallel to B external। मतलब कॉइल का जो अपना इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सपोर्ट में होगा, पैरेलल है। और सेकंड केस में अगर हम बोले इफ बी एक्सटर्नल इज इंक्रीजिंग, दैट इज फ्लक्स इंक्रीजिंग, तो कॉइल प्रोड्यूसेस बी इंड्यूस्ड such that it is anti-parallel to B external। ठीक है ना? तो ये एक जनरल पॉइंट हो गया जो आप किसी भी एग्जांपल में अप्लाई कर पाओगे नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के बेसिस पे या फ्लक्स के बेसिस पे। लेंज लॉ में थ्योरी में बस इतना ही है, लेंज लॉ में इतना ही है। अब ये कि लेंज लॉ का जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन निकालने में है अलग अलग सिचुएशन में, तो उसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। क्लियर है सारी बातें जो बताई हैं? एनर्जी कंजर्वेशन क्यों है ये भी क्लियर है कि W एक्सटर्नल किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं हो सकता है, W एक्सटर्नल किसी भी सूरत में नेगेटिव नहीं होगा। जैसे एक पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई जगह मिल जाता है, जैसे मान लेते हैं ये एक कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल, और एक मैग्नेट को हमने रेस्ट से रिलीज किया है along its axis। ठीक है? तो
क्वेश्चन है कमेंट ऑन एक्सीलरेशन ऑफ मैग्नेट बिफोर एंड आफ्टर क्रॉसिंग द कॉइल विद रिस्पेक्ट टू जी। मतलब जी से बड़ा होगा या जी से छोटा होगा। जी की वैल्यू से अगर हम कंपेयर करें तो ये जी से बड़ा होगा या जी से छोटा होगा, वो कंपेयर करना है हमको, या इक्वल होगा। क्या कहेंगे? दोनों केस में जी से छोटा होगा। दोनों ही केस में जी से छोटा होगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि होगा क्या, दोनों ही केस में मैग्नेट अपोज होगा। जब ये मैग्नेट पास आ रहा है तो वो कॉइल चाहेगी कि वो पास नहीं आए। पास नहीं आए तो कॉइल जो फोर्स लगाएगी मैग्नेट के ऊपर वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो ए बिफोर वाला भी जो होगा वो जी से कम होगा। और जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा, जब ये मैग्नेट दूर जा रहा होगा, तो जब ये दूर जा रहा होगा तो कॉइल वो दूर जाने से रोकेगी। तो दूर जाने से रोकने के लिए कॉइल किधर फोर्स लगाएगी? कॉइल इस पे फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी। तो फोर्स ऑफ कॉइल जो है दोनों ही केस में मोशन के अपोजिट है। तो बिफोर हो या आफ्टर हो, दोनों केस में उसका एक्सीलरेशन जी से कम आएगा। ठीक है ना? एंड इट कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ लेंज लॉ। और देखो, जैसे सिंपल है, इसका अप्लाई करना बहुत सिंपल है, एक बार समझ में आ जाए। सपोज इसमें करंट आई है और इसके पास में ये एक कॉइल है, तो हमें निकालना है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल इफ ए पार्ट में आई इज इंक्रीजिंग एंड बी पार्ट में कॉइल इज मूव्ड अवे। कॉइल इज मूव्ड अवे। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये बताना है। क्या कहेंगे पहले केस है ए पार्ट में? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आएगा। कैसे आएगा? तो देखो, वायर का मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है। तो देखो, मैं अगर ड्रॉ करके बनाऊं तो वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये इनसाइड होगा। तो अगर वायर में करंट बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ कॉइल के इनसाइड जाने वाला फ्लक्स इंक्रीजिंग है। तो अगर कॉइल में इनसाइड जाने वाला फ्लक्स इंक्रीजिंग है तो कॉइल का करंट इस तरह से होगा, कॉइल का इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा कि वो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करे। तो कैंसिल करने के लिए उसको अपना मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ प्रोड्यूस करना होगा, आउटसाइड। और आउटसाइड प्रोड्यूस करने के लिए करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। तो पहले पार्ट का आंसर एंटी क्लॉकवाइज हो गया, और सेकेंड पार्ट में क्लॉकवाइज हो जाएगा, क्योंकि जब हम कॉइल को दूर ले जाएंगे, कॉइल को अगर हम दूर ले जा रहे हैं तो फील्ड लाइंस गोइंग इनटू कॉइल डिक्रीज हो रही हैं। तो इट विल ट्राई टू इंक्रीज दैट चेंज, इट विल ट्राई टू अपोज। तो उसके लिए वो क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस होगा। बताइए, डायरेक्शन क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है बताना। नेक्स्ट देखते हैं।
सपोज ये दो कॉइल्स हैं, कॉइल 1, कॉइल 2, ठीक है, दे कैरी currents in same direction I1 I2। तो हमें बताना है what will happen to the magnitudes of I1 I2 when these coils are moved away from each other। These coils are moved away from each other। देखो इस केस में क्या होगा, अगर I1 I2 दोनों के करंट सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन के हिसाब से जाऊं तो इस तरह से इनकी फील्ड लाइंस हैं, मतलब दोनों की जो फील्ड लाइंस हैं, ध्यान से देखो, तो इस तरह से हैं, तो दोनों एक दूसरे के फील्ड को सपोर्ट कर रहे हैं एक तरह से स्टार्टिंग में, ठीक है। तो किसी भी कॉइल के लिए जो दूसरी वाली कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड की तरह काम करेगा। तो अब जब हम इन दोनों कॉइल्स को दूर दूर ले जाएंगे तो क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू एन एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तुम ध्यान से देखो तो डिक्रीज होंगी, डिक्रीज होंगी, तो वो अपने ही अपने जो उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंक्रीज करना तभी पॉसिबल होगा जब वो I1 I2 जो इंड्यूस्ड करंट हो, इस केस में इंड्यूस करंट I1 I2 के डायरेक्शन में ही इंड्यूस होंगी, तो रिजल्टेंट जो करंट है, टोटल करंट, वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें बस ये लिख देना कि इंड्यूस्ड करंट, induced currents are in same direction as of I1 I2, hence their magnitudes increases, ठीक है ना। ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, एक तो और प्रॉब्लम है, देख लो इसमें एक ही क्वेश्चन है इसमें। देखो अब देखो इसमें हर एक केस में क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है और वो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, यानी अगर इनसाइड गोइंग फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है तो किसी भी कॉइल का इन जनरल नेचर ये होगा कि वो अपना जो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे वो इस तरह से हो कि इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, तो भाई तो जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पैरेलल होगा बी के, यानी कि जो इंड्यूस्ड करंट है वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए, ठीक। अब यहां पे क्या है ना कि कॉइल के शेप के बेसिस पे थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे पहले वाले एग्जांपल में क्या है, अब देखो पहले वाले एग्जांपल में ये वाला भी एक कॉइल है और ये भी एक कॉइल है, ध्यान से देखो तो, और दोनों जो कॉइल हैं उनका साइज भी एग्जैक्टली सेम है। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो एक सेमी सर्कल है और एक ये सेमी सर्कल है, दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट आएगा, और जब दोनों में सेम अमाउंट ऑफ इंड्यूस करंट आएगा तो इस बीच वाली ब्रांच में करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, इस बीच वाली ब्रांच में करंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, यानी जो भी इंड्यूस करंट होगा इस केस में वो बस इस बाहर वाले लूप में फ्लो कर रहा होगा, बीच वाले में करंट जीरो आएगा। बताओ ये बात क्लियर है तो? ठीक है,
सेकंड एग्जांपल में जो कॉइल है, ध्यान से समझना, कॉइल सिर्फ इतनी ही है, कॉइल का जो एरिया है वो तुम ध्यान से देखो तो क्लोज्ड वाला लूप बस इतना सा ही है। तो अगर हम इस लूप में अप्लाई करें इंड्यूस करंट, तो तुम क्या कर सकते हो, इसको ओपन करके सीधा भी कर सकते हो, सीधा कर दोगे तो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप बन जाएगी, और उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप में अगर हम आई इंड्यूस वाली बात लगाएं तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज करंट। तो क्लॉकवाइज करंट के लिए इस बाहर वाले में करंट ऐसे क्लॉकवाइज आएगी, इधर अंदर वाले में इस तरह से जाएगी, इसी तरह से इसमें भी, इसमें इस डायरेक्शन में होगी करंट, इसमें इस डायरेक्शन में होगी, इस वाले में इधर की तरफ होगी, इस वाले में इधर की तरफ होगी। बताओ ये बात क्लियर है? तो अंदर भी तो लूप जैसा बन रहा है, उसमें फिर ऑपोजिट बट डायरेक्शन वो में क्या? कंप्लीट नहीं है ना, वो कंप्लीट नहीं है, मैं यही बोल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो है इसमें जो लूप वाला पार्ट है, लूप वाला पार्ट तो बस इतना सही है ना, लूप तो इतना ही बनेगा ना ये, क्योंकि क्लोज लूप जो है जिसमें एक ही भाई पूरे लूप में एक ही करंट तो फ्लो करेगा। तो तुम अगर ये थोड़ा सा गैप बढ़ा दो, भाई थोड़ा बढ़ा दोगे और थोड़ा बढ़ा दो, तो अगर तुम इस तरह से बनाओगे तो इसमें करंट कैसे फ्लो करनी चाहिए, भाई इसमें करंट इस तरह से फ्लो करनी चाहिए, तो इसमें फ्लो यही वाला केस है। अब चाहे तुम इसको कैसे भी रख दो, ठीक है ना। हाँ, थर्ड वाले में है कि थर्ड वाले में एक लूप अंदर भी है और एक लूप बाहर भी है, तो अगर दोनों ही लूप में क्लॉकवाइज करंट पॉसिबल है तो दोनों में ही क्लॉकवाइज फ्लो करेगी। तो अब ये बताओ, इस अंदर वाले, इस थर्ड वाले एग्जांपल में क्या दोनों में क्लॉकवाइज पॉसिबल है ना, देखो ध्यान से, और इस बीच वाली ब्रांच में करंट की वैल्यू 0 हो रहेगी, ये जो बीच वाला वायर है। बताओ। यस सर। और लास्ट वाले में क्योंकि एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इसमें भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, इसमें भी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, तो ये तो अभी जो एग्जांपल किया था, तो इस केस में क्या होगा ना, अल्टीमेटली बड़े वाले लूप के हिसाब से बड़े वाला लूप जो है वो डोमिनेट करेगा। तो अगर बड़ा वाला लूप डोमिनेट करेगा तो इस लूप में क्लॉकवाइज करंट आएगी, और फिर इसमें फोर्सफुली एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। बोलो। सर ऐसे दो लूप होते जो उल्टे तरीके से ज्वाइन है डी वाले की तरह, लेकिन दोनों का रेडियस सेम हो तब? डी वाले ऑप्शन में यस सर, अगर दोनों का रेडियस सेम होता तो जीरो करंट होता है, इंड्यूस करंट आता ही नहीं, क्योंकि दोनों एक तरह से कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे के ईएमएफ को। ओके सर। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, इसमें भी एक एक ईएमएफ इसमें आ रहा है, इसमें ईएमएफ आ रहा है E1 और इसमें ईएमएफ आ रहा है E2, और दोनों का ही ईएमएफ क्लॉकवाइज आ रहा है, लेकिन जब हम ई नेट लिख रहे हैं तो इस ई नेट की वैल्यू में E1 माइनस E2 कर रहे हैं, तो क्योंकि E1 बड़ा है तो माइनस होके कुछ बच जा रहा है, और अगर मान लो सेम हो जाएगा तो कैंसिल होके 0 बचेगा। ठीक है ना, ईएमएफ इंड्यूस दोनों में ही क्लॉकवाइज है, लेकिन जो करंट इंड्यूस होगी, करंट की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे तो लिखते हैं नेट ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, तो नेट ईएमएफ लिखने में ईएमएफ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो इसमें सर यही था, मैग्नेटिक फील्ड तो छोटे लूप से ज्यादा आएगी, मैग्नेटिक फील्ड, छोटे लूप से ज्यादा आएगी ना? नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिक फील्ड तो एक्सटर्नल है, इनके मैग्नेटिक फील्ड की बात नहीं हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लिया है ना, ये किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये इनका थोड़े ना है, ये कुछ किसी और वजह से है, एक्सटर्नल फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अंदर भी वही है, उसके अंदर भी वही है, बी तो दोनों में सेम ही है, बी एक्सटर्नल है ना ये। नहीं सर, जो इंड्यूस होगी इंड्यूस होगी तो वो छोटे लूप से ज्यादा इंड्यूस होगी ना?
एक्चुअली होता है क्या ना कि जो इंड्यूस्ड हो रही है फील्ड, वो फील्ड इतनी नहीं इंड्यूस होगी कि वो एक्सटर्नल वाले से कंपेरेबल हो जाए। समझो बात को, मतलब जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है उससे उसकी वैल्यू काफी कम रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ये बोला कि डिक्रीजिंग है और इसमें क्लॉकवाइज है, या जब कभी एंटी क्लॉकवाइज है तो रिजल्टेंट डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। नहीं, रिजल्टेंट डायरेक्शन तो इसी के हिसाब से रहेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत हाई रहेगी। भाई इसकी वजह से वो जनरेट हो रहा है तो वो ज्यादा नहीं हो सकता, उससे हमेशा कम ही रहेगा। तो अल्टीमेटली इन दोनों लूप में करंट इंड्यूस होने के बावजूद भी जो इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इनवर्ड ही होगा। ठीक है ना? यस। मतलब बी इंड्यूस्ड की वैल्यू बी एक्सटर्नल से तो कम ही रहेगी, बहुत कम रहेगी। तो अपोजिट होने पे भी वो कभी ऐसा नहीं होगा कि उससे ज्यादा हो गया, डायरेक्शन ही अपोजिट हो गया। नेट फील्ड कभी अपोजिट नहीं होगा, नेट फील्ड एक्सटर्नल को ही फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसमें यहीं तक रखते हैं आज।